नमस्कार, मैं हूं महक कपूर और न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। पाकुड़ में छोटे विद्यालय व कोचिंग संस्था बंद होने से संचालक और शिक्षकों के समक्ष भूखमरी की समस्या। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 15 महीने से पाकुड़ में निजी विद्यालय व कोचिंग संस्था बंद है। जिले में छोटे छोटे निजी विद्यालय और कोचिंग संचालक व शिक्षकों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संचालकों का कहना है कि सरकार जल्द हम लोगों के बारे में विचार नहीं किया तो घर बेचकर हम बिजली बिल, किराया व लोन चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था में अध्ययनरत अधिकांश बच्चे गरीब व पिछड़े वर्ग से आते हैं। ज्यादातर बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षा के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि नहीं होता। संस्था संचालकों का कहना है कि इनको और इनके परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो गया है। वहीं बैंकों के ऋण का भुगतान, वाहनों का किस्त, बिजली बिलों का भुगतान, मकान किराया जमा करना काफी मुश्किल हो गया है। संस्था चालक विनोद त्रिथानी का कहना है कि हमारी ओर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़े रहें, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाकर ग्रुप में डाल रहे हैं। वहीं कंप्यूटर संस्था के संचालक हैदर अली ने कहा कि अगर सरकार कम संख्या में बच्चों को पढ़ाने का आदेश देती है तो भूखमरी की समस्या दूर हो सकती है। सर, सबसे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति एकदम बेकार हो गई है और हम लोग ये 14 से 15 महीना से झेल रहे हैं। सिर्फ रेंट पे रेंट लग रहा है। सरकार हम लोग के ऊपर कोई भी तरह, किसी भी तरह का ना बिजली माफ, ना लोन माफ, हर तरह का ना रेंट, हर कुछ तो देना ही पड़ रहा है। तो वो हम लोग कब तक देंगे, कहाँ से देंगे, ये सब सारी परेशानी हो रही है और आगे बढ़ने का कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रहा है। सरकार बोलती है कि ऑनलाइन करवाओ, लेकिन ऑनलाइन का सुविधा नहीं है और यहाँ पर हर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल, कंप्यूटर तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग का जो बच्चे का रिदम है वो दिन पे दिन टूट रहा है कि वो कैसे पढ़े। हम लोग भी पूरा कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। किसी के पास सिस्टम नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, कि तो किसी के पास इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट है भी तो बीच बीच में कनेक्शन टूट जाता है, तो एक बन नहीं पाता है। क्योंकि 1 साल में मेरा पूरा पढ़ाई लॉस हुआ है और अब इसी कारण परीक्षा भी नहीं दे सकते हैं। बहुत तकलीफ हुआ था हमको 9th क्लास में। अब इस साल हम अपना बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। 95% से टॉप करें, सेंट्रल जोसेफ स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हुए। ICSE बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर एजुकेशन, भारतीय माध्यमिक प्रमाण पत्र में शिक्षा सर्टिफिकेट मिले, तब हम जाके KKM कॉलेज में एडमिशन लेंगे। टॉपर नहीं बन पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन किए तो किए, नहीं किए तो चला गया। और वो जब जो चीज़ समझाता है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मेरे पास उतना हाई क्वालिटी का फ़ोन नहीं कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग बस हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी से हम समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। आज जितना हम ट्यूशन में 95% का तैयारी कर पा रहे, घर में ऑनलाइन में हम 60% का पास ही मार्क्स 40% भी तैयारी नहीं कर पाते थे सर। फिर भी हम अपना मेहनत सोचे कि चलो एक साल कहाँ बर्बाद करेंगे। मेहनत किया, पास हुए नहीं हुए, अपना 90% तो दे दिया 9 का परीक्षा। अब 9 का रिजल्ट निकला मैंने जून जुलाई में, उसमें पता चलेगा कि हम ऑफलाइन में कितना तैयारी किया, ऑनलाइन में कितना तैयारी हुआ मेरा। बहुत आर्थिक समस्या है सर, कुछ भी हमारा अर्निंग नहीं है। हम एक प्राइवेट ट्यूटर है और ट्यूटर के माध्यम से हमारा सारा जो इनकम है, सारी चीज़ें बंद है। कोचिंग संस्थान बंद है। पिछले 6 महीने से इन बेंचों को एकदम इसी तरीके से रख दिया गया है। न तो कोई बच्चे आते हैं, न तो कोई गार्जियन आते हैं, न तो मैं ही कहीं बाहर जा पाता हूँ और एकदम टूट सा गया हूँ। लेकिन फिर भी अपना हौसला जाहिर करते हुए हम अपने कुछ छोटे छोटे खाली समय में वीडियो बना के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चेष्टा कर रहे हैं कि इस एजुकेशन को घटने नहीं दिया जाए, जितना हो सके बढ़ाया जाए और आगे की ओर रास्ते को लाया जाए कि बच्चों को किस प्रकार से एक डेवलप नागरिक बनाया जाए। और सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस कदम को उठाएं, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग छोटे छोटे भागों में उनसे मिल सके, उनसे कुछ व्यवस्थित बात कर सके और एजुकेशन को एक नया आयाम दे सके।
अगली खबर रतलाम से आ रही है, जहां संदिग्ध हालत में मिला अनीता का शव। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा खुलासा कि आखिर अनीता कुंवर की मौत कैसे हुई। रतलाम के आलौट थाना अंतर्गत ग्राम जलोदिया गांव की एक बेटी की फिर से हुई संदिग्ध हालत में मौत। क्या है मौत का पूरा कारण, पूरा खुलासा जल्दी करेगी आलौट पुलिस। बेटी के परिवारजनों का आरोप है कि हमारी बच्ची को फांसी लगाकर मारा है। देखना है कि कहां तक सच ढूंढने में सफल हो पाएगी पुलिस प्रशासन। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें, यह रोती बिलखती महिला बेटी के परिवार की है, जो अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रही है। यह किस पर आरोप जड़ रही है, देखिए इस खबर को विस्तार से। आखिर क्या है पूरा मामला। अनीता कुमार पति दशरथ सिंह कछावा का शव लेकर परिजन शासकीय चिकित्सालय आलौट पहुंचे। साथ में आलौट थाना प्रभारी दीपक शेजवार भी मौजूद रहे। शव को पोस्टमार्टम में रखा गया है। परिजन का आरोप है कि हमारी बेटी को फांसी लगाकर मारा गया है। पुलिस इस बारे में अभी कुछ नहीं कह पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और पूरा मामला स्पष्ट होगा शव का पोस्टमार्टम आने के बाद। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि 6 महीने पहले भी हमारी बिटिया को मारा गया था, फिर ससुराल वाले आए और समझा बुझा कर ले गए, और आज सुबह परिजन के पास फोन आता है कि आपकी बेटी को कोरोना हो गया है, और हमने यहां आकर देखा तो हमारी बेटी मृत अवस्था में पाई गई। आलौट पुलिस केस को गंभीरता से ले रही है और जांच में जुट गई है। सुबह थाने पर सूचना मिली थी कि ग्राम जलौदिया में एक महिला की डेथ हो गई है, और तो वहाँ पर जब जांच की गई और मृत महिला का जब जांच कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसमें पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो भी आरोप हैं वो जांच के बाद ही क्लियर होगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा उसको मारा गया है या क्या है। जो भी स्थिति होगी वो पोस्टमार्टम के बाद अनुसंधान के जांच के दौरान क्लियर हो जाएगा। सर, एक और बात देखने में आई है कि शव ले जा रहे हैं तो ससुराल पक्ष को देंगे या शव परिजन? अभी जो है आक्रोश को देखते हुए और माहौल को देखते हुए सबको मायके वालों, लड़की के माता पिता के रिश्तेदारों, उनके समक्ष देना की सलाह दी गई थी, और वो ले गए हैं जिससे कि विवाद की स्थिति ना हो। कोरोना वैक्सीन लगवाने उमड़े लोग, शारीरिक दूरी की पालना के साथ लगवाई वैक्सीन। खिवसर कस्बे के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आज 18+ की कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। डॉक्टर शिव प्रसाद परतानी ने बताया कि 18 से 44 वर्ष वाले लोगों के लिए 300 वैक्सीन मिली है। स्कूल में भी 18 वर्ष से ऊपर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वालों को 70% व 30% बिना अपॉइंटमेंट वाले लोगों की वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर परतानी ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ वैक्सीनेशन का कार्य संपादित किया गया। आज महात्मा गांधी स्कूल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिवसर की ओर से 18+ के बच्चों के टीके लगाए गए, जिसमें आज 300 वैक्सीनेशन की कैपेसिटी थी, जिसमें से 296 के वैक्सीनेट कर दिया गया। इसमें 70% तो वो लोग थे जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कल करवा दिया था, और 30% लोग वो थे उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन किया गया। लोगों में काफ़ी उत्साह है वैक्सीनेशन के प्रति, और सारी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए वैक्सीनेशन का कार्य संपादित किया। शिक्षक द्वारा ग्राम में चलाई गई अनोखी मुहिम कोरोना काल में शादियां न कर किसी अन्य मुहूर्त में करने पर 2100 रुपए की नगद राशि से किया जाएगा सम्मानित। आपको बता दें कि शिक्षक अरुण पटेरिया शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान देते रहते हैं। उन्हें कई बार जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। कोरोना काल से ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया सुर्खियों में ला रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी एक नई मुहिम शिक्षक द्वारा स्कूल के सहयोग से पृथ्वीपुर के चिकटा में चलाई गई। उनके द्वारा लोगों को समझाकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने के साथ साथ जरूरत की सामग्री जैसे सैनिटाइजर, मास्क आदि ग्रामीण जनों में वितरण किए गए। साथ ही लोगों से अपील कर कहा कि यदि आप लोगों द्वारा अपने पुत्र पुत्रियों की शादी कोरोना काल में ना कर किसी अन्य मुहूर्त में की जाती है तो उनके द्वारा वर वधू को आशीर्वाद स्वरूप 2100 रुपए का नगद पुरस्कार और गिफ्ट स्कूल के शिक्षकों की ओर से दिया जाएगा। हमारी ग्राम पंचायत चिकटा के लोगों ने हम शिक्षकों के कहने पर अपने घर में जो शादियां थी वो 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दी हैं। कोरोना के कारण हम
हम सभी ने आग्रह किया, तब गांव के लोगों ने कहा कि हम शिक्षकों के आग्रह पर कोरोना ना फैले, हम अपने घर की शादियां। विधायक बोले, मैं भी किसान हूं, मैं भी करूंगा आंदोलन। श्योपुर विधायक बाबू जंडेल ने लगाए केंद्र सरकार पर आरोप। भारतीय जनता पार्टी के 7 साल कार्यकाल के पूरे होने पर किसानी नेताओं के द्वारा 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला फूंका था। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया था। उल्लंघन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार व कृषि कानून बिल के विरोध में बिना मास्क के भीड़ एकत्रित कर व काले झंडे दिखाकर पुतला दहन करने के मामले में 25 नामजद किसानों पर धारा 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज, थाना देहात और थाना डोडर की कार्यवाही की, जिसमें श्योपुर विधायक बाबू जंडेल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र नहीं राजतंत्र करना चाहती है। यह राजतंत्र राजनीति कर रही है। साथ ही श्योपुर विधायक ने कहा कि मैं कोई नेता नहीं, सबसे पहले मैं एक किसान हूं और मैं किसान होने के नाते सभी किसानों के साथ खड़ा हूं। जब तक सरकार हमें आश्वासन नहीं देगी, जब तक हम आंदोलन करेंगे। सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। इस दौरान जिला एडिशनल एसपी पीएल कुर्वे से मीडिया की बातचीत के दौरान बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने की वजह से यह कार्यवाही की गई। कृषि कानून बिल के विरोध में क्या कहना चाहेंगे? एफआईआर हो रही है जो लगातार, जो लोकतंत्र है देश का, इसमें अपना अधिकार की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जायज है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। पर ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। किसानों को एफआईआर कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मनमानी चीजें हैं, इसका मैं विरोध करता हूँ। ये राजतंत्र है, लोकतंत्र जो देश की आज़ादी है वो नहीं है। जबरदस्ती किसानों को पकड़ के एफआईआर कर रहे हैं कि किसान की मांग है। आंदोलन वो श्योपुर का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, ये पूरा देश का आंदोलन है। दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, काफी तेजी से हो रहा है। अपनी मांग जब तक सरकार आश्वासन नहीं देगी, जब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। मैं भी किसान हूँ, मैं भी आंदोलन करूँगा। जो राजनीतिक बाद में है, पार्टी बाद में है, पहले मैं किसान हूँ। अगर किसान की लड़ाई होगी तो मैं किसान के साथ लड़ूंगा, चाहे एफआईआर हो या जेल हो। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र के नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। ये राजतंत्र है, लड़ से अपना काम कर रहे हैं। ये इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। पहले मैं किसान हूँ, किसान के नाते मैं किसान के साथ रहूँगा। ये कितने किसान हैं और क्या मामला बनाया गया? देखिए, अभी जो जनता कर्फ्यू लगा हुआ है और 144 के अंतर्गत लोगों को भी मतलब अपने घरों में रहने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये लोग बाहर इकट्ठा निकल कर पुतला जलाने वाली कार्रवाई कर रहे थे। इस कारण से इनके विरुद्ध जो है जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने के कारण एफआईआर दर्ज की गई है। करीब कितने लोगों को? देखिए, 2 मामले हैं, अलग अलग उनका पंजीबद्ध हुआ है। लगभग 15 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सर, एक ही थाने में एफआईआर हुई है या अलग? 2 थानों में हुई है। बांसवाड़ा में घाटोल उपखंड बुंगड़ा गांव में वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं की उमड़ी भीड़। बुंगड़ा क्षेत्र में 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के लिए पहली बुंगड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 295 युवाओं ने बढ़ चढ़ाकर हिस्सा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारियों ने मिलकर यह पंचायत के सरपंच, पंचायत सहायक व अन्य ग्रामीणों की सहायता में बुंगड़ा वैक्सीन लगवाई गई, जिसमें सहायता के लिए ग्राम पंचायत द्वारा टेंट मित्र सुविधा रजिस्ट्रेशन के लिए निःशुल्क की गई। साथ ही प्राथमिक सेवा केंद्र चिकित्सा अधिकारी गोविंद गरासिया द्वारा बताया गया कि क्षेत्र की जनता को सुविधा के लिए सीएमएचओ ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर लिखा गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सी सामग्री का अभाव है। अगर रात्रि किसी भी घटना जनता को किसी प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र से आपातकालीन सुविधा नहीं मिल पाएगी, बुंगड़ा की जनता को रात्रि परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर किसी भी राजनेता का कोई भी ध्यान नहीं है। क्षेत्र के राजनेता भी आगे नहीं आ रहे हैं और प्राथमिक सेवा केंद्रों में सुविधाओं के अभाव से भारी झोला झाप डॉक्टर अपने मनमानी से वसूल रहे हैं पैसे। बुंगड़ा में किसी भी प्रकार का कोई ब्लड टेस्ट के लिए सुविधा नहीं है,
झोला छाप डॉक्टर सैंपल लेकर बांसवाड़ा भेजते हैं और अपनी मनमानी से वसूल रहे हैं पैसे। 2200 से 2700 रुपए तक वह वसूल रहे हैं। गांव-गांव में घूमकर झोला छाप कर रहे हैं। जब न्यूज 24 एक्सप्रेस के संवाददाता ने पूरी जानकारी ली तो उसके बाद हुआ पूरा खुलासा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि निजी झोला छाप द्वारा इतने पैसे लिए जा रहे हैं कि कई डॉक्टर कोरोना काल में अपनी फ्री में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन झोला छाप अपनी मनमानी कर रहे हैं। पत्रिका संवाददाता द्वारा बीएलओ निजाम हुसैन को पूछा गया और बताया गया कि पूरे क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं है, झोला छाप ही कर रहे हैं दवाई। इनसे पूरा गांव बचा हुआ है। और ग्रामीण सरपंच मनोहर डोडियार द्वारा बताया गया कि पहले झोला छाप डॉक्टर को पाबंद किया गया है, लेकिन वे अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और कार्यवाही की मांग की गई। जनपद सहारनपुर तहसील बेहट क्षेत्र हेल्पिंग एडमिशन टीम ने आज ग्राम मिर्जापुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जन जागरूकता अभियान के तहत गांव दर गांव डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन टेस्टिंग व कोरोना से बचाव हेतु लोगों से अपील की। साथ ही आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन करवाएगा, जिसमें लोगों को प्रेरित व जागरूक करने के कारण वैक्सीनेशन में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। हेल्पिंग एडमिशन टीम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जन जागरण अभियान के तहत लोगों को टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, कोरोना से बचाव के उपाय, सरकार की गाइडलाइन, शादी के लिए लोगों को निरंतर गांव दर गांव डोर टू डोर जाकर जागरूक व प्रेरित करने का काम कर रही है। इस अभियान में मुख्य रूप से पर्वतरोही रेहान अली सिंगर, नवाब मलिक चौधरी, सहबान अंकित बेगवाल, समून शाही, सदाम हुसैन, डॉक्टर सादान तनवीर, आलम अफजल खान, बिलाल खान, बाबर खान, अनीश कुमार, अनुज सिसोदिया आदि मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जिस्म फरोशी के अड्डे पर थानेदार राजेश बंजारा का छापा। मुंबई उत्तर प्रदेश की कॉल गर्ल छतरपुर जिले में करती थी जिस्म का धंधा। 3 कॉल गर्ल और 3 युवक गिरफ्तार। आईजी अनिल शर्मा, एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर हुई बड़ी कार्यवाही। छतरपुर के आईजी अनिल शर्मा, एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर छतरपुर में बड़ी कार्यवाही। जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का छापा। मुंबई यूपी की कॉल गर्ल छतरपुर में धंधा करते हुए गिरफ्तार। 3 कॉल गर्ल, 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। कार्यवाही के दौरान डीएसपी महिला प्रकोष्ठ अनुरक्ति सबनानी, सीएसपी लोकेंद्र सिंह, डीएसपी शशांक जैन के मार्गदर्शन में सिविल लाइन थाना प्रभारी राजेश बंजारे की बड़ी कार्यवाही। शुक्रवार की रात पन्ना रोड पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट की सूचना पर एक घर में मारा छापा। पुलिस ने अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत की कार्यवाही। एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, कितने लोग पकड़े हैं, कहां से पकड़े, किस तरीके की कार्रवाई हुई है? सिविल लाइन थाना अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी से लगातार एक शिकायत आ रही थी कि एक महिला अपने एकांत में स्थित मकान में लगातार सेक्स रैकेट चला रही है, जिसकी जांच करने पर यह मामला लगभग सही पाया गया। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें सीएसपी सर, डीएसपी महिला प्रकोष्ठ, डीएसपी एजेके और थाना प्रभारी द्वारा एक टीम बनाई गई और इस टीम द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर 3 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में 3 पुरुषों के साथ पाई गई थी। कैसे ये व्यापार करती थी? व्हाट्सएप चैटिंग की भी कुछ फोटोग्राफ से भी जानकारी लगी है? अभी जो प्रारंभिक जांच में बिंदु आए हैं, ये महिला अपने व्हाट्सएप नंबर से लोगों को फ़ोटो भेज के और उसके जो परमानेंट ग्राहक जैसे व्यक्ति थे उनसे व्यापार तय करती थी और फिर ये काम शुरू करती थी। सर, बताया जा रहा है खाते में पैसे मंगाकर ये सौदा ऑनलाइन चैनल। अभी इन बिंदुओं की जांच की जा रही है, क्योंकि हमने जो अपना पंटर भेजा था उसने तो नगद पैसे दिए थे, लेकिन ये सब सूचनाएं थी तो इनकी भी जांच की जा रही लगातार। कहाँ की लड़कियाँ पाई गई सर? उससे पहले भी एक बार ये जो धंधा कराने वाली है महिला पकड़ी गई थी 2016 में। ये जो लड़कियां पकड़ी गई, इनसे पहली जो पूछताछ की गई उसमें इन्होंने अपना पता मुंबई बताया है और जो महिला है वो छतरपुर की रहने वाली और पहले भी 1-2 बार शायद सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, तो उसका पुराना रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है और इन सब बिंदुओं पे जांच की जा रही है। अगर सर खाते में पैसे जाते होंगे तो इसकी जांच होगी क्या? किस लोगों ने भेजा क्या होगा? अभी हम खाते की डिटेल्स के लिए लेटर लिखेंगे बैंक को और फिर जांच की जाएगी वो पैसे कहाँ से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे। मेडिकल भी कराया जाएगा सर? जी, धंधा कराती थी एड्स वगैरह की? मेडिकल कराना एक रूटीन प्रक्रिया है, तो इनका मेडिकल कराया जाएगा। सभी आरोपियों का मेडिकल कराया जाता है। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां हैदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी के 2 ट्रक बरामद। थाना हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा 3 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद द्वारा बताया गया कि ये तीनों शातिर चोर समीर उर्फ ननकू, मोहम्मद अखलिफ
व उदय वर्मा सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर ढाबे पर खड़ी ट्रक को अगवा कर रहे थे। ड्राइवर व कंडक्टर को ट्रक को मंजिल तक पहुंचाने के बाद ही आसपास छोड़ देते हैं। आपको बता दें यह घटना 2 अप्रैल की बताई जा रही है। ये ट्रक लूट गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं और इनके पास से लूटे गए सभी ट्रक बरामद हुए हैं और इसमें इस गैंग के 3 साथी अभी समीर उर्फ ननकऊ, मोहम्मद अकलीम और उदय वर्मा, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से जो लूटी गई ट्रक थी और जिस ट्रक को ये लेकर के चलते थे वो बरामद हुई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनसे गहन जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि हमारे यहाँ जनपद बाराबंकी के थाना हैदरगढ़ क्षेत्र में 2 अप्रैल को एक ट्रक की लूट हुई थी, जिसमें ड्राइवर जीतू था जो गिट्टी लेने जा रहा था। वो संगम ढाबे पे अपनी गाड़ी खड़ा किया था और उसको लूट लिया इन लोगों ने। उसके बाद 22 तारीख को इन लोगों ने विजय कुमार यादव गाड़ी लेकर के बस्ती से जा रहा था, उसको भी इन लोगों ने लूट लिया। लूटने के बाद जो ड्राइवर हैं उनको उसी क्षेत्र में छोड़ दिया था। जब गहन पूछताछ की गई इन पकड़े हुए अपराधियों से तो इनका मोडस ऑपरेंडी पूरा खुल के आया सामने। ये लगातार इस क्षेत्र में बस्ती, प्रतापगढ़, अमेठी, कौशाम्बी, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर आदि जनपदों में लगातार ये ट्रक लूट की घटनाएं कर रहे थे। सुल्तानपुर में भी घटना की इन्होंने अभी बीच में ही और वहां का भी ट्रक बरामद हुआ है। ये लगातार एक स्विफ्ट डिजायर है जिसमें ये लोग बैठ के निकलते थे और एक ट्रक जो इनके पास है वो लेकर के निकलते थे और ढाबे पे खड़ा कर देते थे उस ट्रक को, जहां पे गाड़ियां खड़ी होती थी ढाबे पे। उसके बाद वो देखते थे कि कौन सी गाड़ी खड़ी है जिसमें ड्राइवर क्लीनर सो रहे हैं, वहां किनारे उसके गाड़ी एक तरफ से लगा देते थे और उसके बाद दोनों तरफ से चढ़ करके जो ड्राइवर क्लीनर सोए हुए होते थे उसको अपने में कब्जे में कर लेते थे। कब्जे में करने के बाद वो गाड़ी जिस भी साइड में उसका फेस होता था उसी साइड में उस गाड़ी को लेकर के चल देते थे। उस दूर सुनसान एरिया में ले जा करके ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से उतार करके अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में रख लेते थे और उसके बाद ट्रक को जो अकील है इनका, वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो ले करके प्रतापगढ़ की तरफ चला जाता था। उसके बाद ये स्विफ्ट डिजायर में वो ड्राइवर और क्लीनर को बैठाए हुए काफी देर तक उसी क्षेत्र में घुमाते थे और जब ये आश्वस्त हो जाते थे कि इनका जो लूटा गया ट्रक है वो काफी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया है, तब उसी लूटे गए थाना क्षेत्र में ड्राइवर और क्लीनर को छोड़ करके वापस चले जाते थे, जिससे कि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज को बदनाम करने वाले गिरीश कुबेर का श्री संभाजी प्रतिष्ठान द्वारा कड़ा विरोध। सांगली श्री संभाजी प्रतिष्ठान सांगली ने पूर्व विधायक नितिन शिंदे के नेतृत्व में अपनी पुस्तक रैनी एसेंस स्टेट में धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज को बदनाम करने के लिए दैनिक लोक सत्ता के संपादक श्री गिरीश कुबेर का आज कड़ा विरोध किया। किसी पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में स्वयं श्री गिरीश कुबेर ने इतिहास शोधकर्ता के रूप में धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की निंदा की। गिरीश कुबेर द्वारा लिखित एक पुस्तक में पूर्व विधायक नितिन शिंदे का आज जनसंपर्क कार्यालय के सामने सार्वजनिक रूप से संभाजी महाराज के खिलाफ बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के झूठा लिखने के लिए विरोध किया गया कि उनकी मां सोयारा बाई ने अष्टप्रधान मंडली को मार डाला था। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व विधायक नितिन शिंदे ने कहा कि जहां महाराष्ट्र की जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं श्री गिरीश कुबेर ने शिव भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। गैर ऐतिहासिक साक्ष्य प्रकाशित कर जाति आधारित समाज में दरार पैदा करने की कोशिश की है और संभाजी भक्त राज्य सरकार श्री गिरीश कुबेर द्वारा लिखित पुस्तक रैनी एसेंस स्टेट की सभी प्रतियों को जब्त कर इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाए। पूर्व विधायक नितिन शिंदे ने मांग की है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में कोरोना महामारी के दौरान गलत लेख प्रकाशित करने पर श्री गिरीश कुबेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस अवसर पर प्रसाद रिसवाड़े, अमर पडलकर, अविनाश मोहिते, संतोष पाटिल, राजू जाधव, प्रदीप निकम, तानाजी शिंदे, अमित सूर्यवंशी, संजय जाधव, अशोक पाटिल, निखिल सामवत, राम भाव सूर्यवंशी आदि उपस्थित थे। संपूर्ण राज्यावर कोरोनाचं महासंकट आलेलं असताना ह्या संकट काळामध्ये दैनिक लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचं नाही तर देशाचं दैवत असलेल्या धर्मवीर श्री छत्रपती संभाजी महाराजांच्यावर बदनामी करणारा लेख असलेलं पुस्तक प्रकाशित करून
दोन जातीमध्ये आणि दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकामुळे या महाराष्ट्रातला तमाम संभाजी महाराजांच्यावर प्रेम करणारा संभाजी भक्त हा संतप्त आहे. आणि म्हणून आमची पहिली मागणी आहे, त्यांनी जे पुस्तक छापलं आहे ते पुस्तकावर तातडीनं ह्या राज्यातल्या सरकारनं बंदी घालावी. जे पुस्तक वाटलेत ती जप्त करून पोलिसांनी ताब्यात घ्यावीत आणि दोन समाजामध्ये दोन जातीमध्ये तेढ निर्माण केला म्हणून दैनिक लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्यावर या राज्यातल्या सरकारनं गुन्हा दाखल करून खटला दाखल करावा अशी मागणी श्री संभाजी प्रतिष्ठान सांगली यांच्या वतीनं मी या ठिकाणी करतो. 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं. सैनिटाइजर का उपयोग करें. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. सामाजिक दूरी का पालन करें. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़. अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. आप लगातार बने रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.